नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सरोकार की। इस कार्यक्रम में हम खबरों पर महज बात नहीं करते, बल्कि हमारा मकसद है आपके सरोकार के मुद्दों को उठाना, आपकी आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना। चाहे वो गोंडा में नशे के फल फूल रहे कारोबार को उजागर करना हो, या फिर बूंद बूंद के लिए तरस रहे किसानों की बात प्रशासन तक पहुंचाना। हमारी खबर का असर हुआ है। आज फिर से एक मुद्दे को आपके सामने हम लेकर आएंगे और बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर स्कूल, जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, बच्चे शिक्षा के साथ ही आदर्श भी यहां पर सीखते हैं। लेकिन यही स्कूल जब अय्याशी का अड्डा बन जाए तो आप क्या कहेंगे? बच्चे कहीं पर सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं, कहीं पर मार पिटाई हो रही है, जिसके बाद पेरेंट्स ने यह आरोप लगाया कि स्कूल के प्रिंसिपल से स्कूल संभाला नहीं जा रहा, जिसकी वजह से बच्चे इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। एग्जॉन स्कूल बना अय्याशी का अड्डा। ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे? कहीं सिगरेट पी रहे छात्र तो कहीं पर हो रही मारपीट। जहां एक तरफ पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजकर आश्वस्त हो जाते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर कुछ बनेंगे और उनका भविष्य सुधर जाएगा, वहीं दूसरी ओर एक स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चे इस कदर बिगड़ चुके हैं कि शिक्षा के मंदिर में जमकर उत्पात मचा रही हैं। कोई सिगरेट पीता हुआ नजर आया तो कोई पतंगबाजी कर रहा है, कोई मारपीट करने से गुरेज नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, स्कूल में अश्लील हरकत भी होती है। सुनकर आप न सिर्फ हैरान हुए होंगे, बल्कि अपने बच्चों को लेकर भी चिंतित हो गए होंगे। ये पूरा मामला है लखनऊ के एग्जॉन स्कूल का। प्रिंसिपल पर लापरवाही का आरोप। एग्जॉन स्कूल में छात्रों की मनमानी। पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन पर लगाया आरोप। अभिभावक अब चिंतित हैं। उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप लगाए हैं कि उनसे स्कूल संभल नहीं रहा। लगभग दर्जन भर परेशान पेरेंट्स ने डीएम लखनऊ को ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन को हटाने की मांग की है। इस मामले को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी। बता दें थाना ठाकुरगंज के कैंपेल रोड पर एग्जॉन स्कूल है, जहां इस पूरे मामले में पहले ही पेरेंट्स अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में न सिर्फ बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बल्कि स्कूल की छवि भी खराब हो रही है। हालांकि अब एक्शन कब होगा, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो आपने तस्वीरें देखी, ये रिपोर्ट लखनऊ से, जहां हमारे सहयोगी ने ये पूरी कवरेज की है। एग्जॉन स्कूल का मामला बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि जिन बच्चों को अपना भविष्य बनाना है, वो बच्चे किस तरह से गलत दिशा में जा रहे हैं, ये सामने आए हैं लखनऊ के स्कूल से। प्रिंसिपल पर आरोप लगा है लापरवाही का। इससे पहले भी इस मामले को लेकर कई शिकायतें की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन बच्चों को अब कैसे सुधारा जाए। ना सिर्फ बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है, बल्कि इनके पेरेंट्स काफी चिंतित हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन इसी स्कूल में जहां पर बच्चों को आदर्श सीखने होते हैं, अनुशासन सीखना होता है, वहां पर बच्चे किस कदर बिगड़ चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए, बकायदा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कहीं बच्चे सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं पर मार पिटाई करते हुए। इतना ही नहीं, जानकारी यह भी सामने आई है कि अश्लील हरकत भी यहां पर की जाती है। प्रिंसिपल को लेकर पेरेंट्स चिंतित हैं और उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई है। एग्जॉन स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जो कि फिलहाल अय्याशी का अड्डा बन चुका है। शिक्षा के इस मंदिर को अगर हम अय्याशी का अड्डा कहते हैं तो आप भी ये सुनकर हैरान जरूर होंगे। हालांकि असलियत यही है कि स्कूल को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हालांकि बच्चों की इस सोच के पीछे क्या वजह हो सकती है, पेरेंट्स कैसे इससे निपट सकते हैं, फिलहाल यहां पर स्कूल प्रशासन पर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर भी है कि वो बच्चों की इस दिशा को सुधारें और उनको उनकी गलती का एहसास कराएं। फिलहाल हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, शुभम, जो ग्राउंड पर कवरेज कर आए हैं। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर विशेष गुप्ता जुड़े हुए हैं, जो कि एक्स चेयरमैन है यूपी चाइल्ड कमीशन के। विशेष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले विशेष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सर, आपने देखा कि रिपोर्ट में किस तरह से बच्चे जो हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, सुधार की बहुत जरूरत है। आखिर इस उम्र में क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चे इस गलत दिशा में जा रहे हैं? पेरेंट्स कैसे निपट सकते हैं, जबकि स्कूल जहां पर अनुशासन सीखना होता है वहीं से बच्चे बिगड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा जी कि एक दूरदर्शन ने, टीवी ने अपनी एक सामाजिक सरोकार को दृष्टिगत रखते हुए आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि जो बच्चे हमारे आज के विद्यार्थी हैं कल का भविष्य है। जी इसके लिए 3 बातें आप ध्यान कर लीजिए कि जब कभी भी हम किसी बच्चे की पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को आंकते हैं और नापते हैं, उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण देखते हैं। एक तो उसका परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, दूसरा वो किस स्कूल का छात्र है, और तीसरा उसके साथी दोस्त कौन है। तो आप देख रहे हैं कि परिवार की वर्तमान की स्थिति, परिवार टूट गए हैं। वहाँ दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, परिवार एकल बचे हैं। और एकल के बाद भी जो परिवार है उनको हम आणविक परिवार कहते हैं, जिनको एटोमिस्टिक फैमिली कहते हैं, जिसमें माँ और बच्चे और पिता की, सभी बच्चों की अलग अलग पहचान होती है। तो बच्चे अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी थी कि इन बच्चों को अपने आंचल में छांव देते, उनको पालते पोसते, उनको ठीक प्रकार से प्रेम देते, स्नेह देते, वात्सल्य देते। और ये सारे जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, मूल्य हैं, ये धीरे धीरे परिवार से खत्म हो रहे हैं। स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्कूल हमें हमारे भविष्य को संवारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। न केवल संवारने में, बल्कि हमारे इतिहास में, अतीत में, वर्तमान के आधार पर हम किस प्रकार से अपने अच्छे भविष्य को बना सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी स्कूल की होती है। ये कहीं ना कहीं स्कूल की बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रशासन स्कूल का पूर्णतया जिम्मेदार है, क्योंकि घर से निकलने के बाद बच्चा स्कूल में आता है और घर वाले, परिवार की गलती तो है ही, लेकिन जो दूसरी संस्था है वो स्कूल है। स्कूल की जिम्मेदारी है कि स्कूल भी, प्रशासन अपने प्रीमाइसेस में, अपने अंदर स्कूल में पूरे अनुशासन को बनाए रखने के लिए अनुशासन के इंचार्ज होते हैं, शिक्षक होते हैं, बराबर घूमते रहते हैं। वो सारे विद्यालय में देखते भालते रहते हैं कि छात्र क्या कर रहे हैं। केवल हमारा विद्यार्थी वही नहीं है जो कक्षा में पढ़ता है, बल्कि कक्षा के बाहर भी वो क्या गतिविधि कर रहा है, इस बात की जिम्मेदारी हमारी देखने की प्रधानाचार्य की भी है और शिक्षकों की भी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका स्कूल का माहौल जिम्मेदार है, जहाँ कोई शासन का इंचार्ज नहीं है। पढ़ाई के घंटे भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं है, उनको, बच्चों को अधिकांश खेलने छोड़ दिया जाता है। परिवार के साथ स्कूल भी अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहा है। तो हमें सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि विद्यालय, इस परिवार में माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों पर निगाह रखें। मोबाइल देने से पहले सोच लें कि मोबाइल देने के लिए बच्चा कहाँ जाता है, किधर जाता है। स्कूटी हमने अगर दे रखी है तो उस पर हमें नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं वो बड़ी खतरनाक आयु बन गई है वर्तमान में, जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ मीडिया है, तुरंत हम अपने दोस्तों के साथ तुरंत जुड़ सकते। पहले तो मुश्किल होती थी, घर पर फोन आता था, मैनुअल फोन होता था। अब तो बच्चे के पास मोबाइल हमने दे रखा है और हमने अपना सुरक्षा कवच बना लिया है कि हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया। हमें पता है किसी वक्त भी पूछ लेंगे बच्चा हमारा कहाँ है, लेकिन बच्चा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, उसकी सोबत कैसी है, उसकी संगत कैसी है, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और स्कूल की जिम्मेदारी है कि स्कूल के प्रीमाइसेस में जब बच्चा आ जाता है तो फिर वो परिवार के बाद प्रिंसिपल और टीचर्स ही उसके माँ बाप होते हैं। हमें उस बच्चे की बिगड़ती हुई गतिविधि को संभालने के लिए हम एक काउंसलर भी हैं स्कूल में, हम उसके दोस्त भी हैं, है ना, हम उसके मित्र भी हैं। हमें अगर ऐसी कुछ बात है तो हमें काउंसलिंग सेंटर डेवलप करने पड़ेंगे स्कूल में। वहां लोगों को बैठाना पड़ेगा, जिम्मेदार लोगों को बैठाना पड़ेगा, ताकि उन बच्चों को समझाएं। क्योंकि जो टीनेजर एज होती है ना, वो इसलिए बिगड़ती है क्योंकि उसमें परिवार की भूमिका बहुत कमजोर पड़ जाती है। अब परिवार ने ये सोचा कि हमने बड़ी फीस दे दी है तो केवल अब स्कूल की जिम्मेदारी है पूरा संभालने की भी, मूल्य व्यवस्था सिखाने की भी, है नहीं, उसके व्यक्तित्व के विकास की भी, उसके कौशल के विकास की भी। तो विशेष जी, मैं यहाँ पर एक मामले का जिक्र करना चाहूंगी। आपने कुछ दिन पहले एक मामला सुना होगा कि एक बच्चे ने पबजी ना खेलने देने की वजह से अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। इतना बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि उस मामले में भी कुछ और बातें निकलकर सामने आई, लेकिन विशेष जी एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आ गई कि बच्चों को डांटा जा रहा है तो वो उसे गलत तरीके से ले रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है उसे भी गलत तरीके से ले रहे हैं। ऐसे में ना सिर्फ अभिभावक बल्कि स्कूल प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है इन बच्चों से डील करना। इनका माहौल पहले से खराब है, इसके बाद अगर कोई इन्हें डांटता है, समझाता है तो उन्हें लगता है कि वो उनका दुश्मन है। मैंने अभी इस पर दैनिक जागरण में मेरा एक लेख छपा था इसी मुद्दे को लेकर
जो एक 16 साल के बच्चे ने माँ के डांटने से पिता की रिवाल्वर से गोली मार दी थी और चीजों को उड़ा दिया था। इसके पीछे हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि देखिए बच्चे में आक्रामकता पनप रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे परिवार में कई तरीके के मापदंड इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जो बच्चे से कहते हैं किताब में जो लिखा है और जो बच्चा देख रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कई बार हम बच्चे के सामने ही झूठ बोलते हैं, कई बार हम बच्चे के सामने ही गलत बात करते हैं। छोटा बच्चा जो टीनेजर्स है वो एक एक बिंदु पर अपने से बड़ों के व्यवहार को देखता है, समझता है, उसका इस्तेमाल करता है। अब अगर ऐसे बच्चों में आक्रामकता पनप रही है तो हमें गुस्सा पनप रहा है, तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल है। हम खुद बहुत गुस्सा करते हैं, हम बच्चे की अच्छी बात पे कभी प्रशंसा नहीं करते, खराब बात पे उसको डांट देते हैं। अगर इस बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं तो प्रशंसा करें, प्यार करें, उसे कहीं ना कहीं बाजार ले जाएं, उसे घुमाएं। और अगर जरा से भी नंबर कम आते हैं तो उतना गुस्सा उस पर दिखा देते हैं। तो बच्चे में जो बदले की भावना है, बच्चे में जो आक्रामकता है, बच्चे में जो प्रतिक्रिया है, उसको स्कूल भी कम नहीं कर पा रहा। यानी कई बार देखा होगा आपने कि बच्चा घर से रिवाल्वर ले जाता है और साथी दोस्त ने अगर कोई गलत बात कही है तो कई बार गोली करके उसे उसकी जान ले लेता है। विदेशों में तो ये बहुत है, भारतवर्ष में भी इस प्रकार से चीजें अब धीरे धीरे घर करने लगी है। तो ये आक्रामकता को कम करने के लिए हमें बैठना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार लोगों को इस बात पर एकमत होना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी को हम किस प्रकार से सिखाना चाहते हैं, किस तरफ ले जाना चाहते हैं। उनके अच्छे भविष्य के लिए अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। धार्मिक आध्यात्मिक माहौल में बच्चों को ले जाना पड़ेगा, मोबाइल से थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। इस प्रकार की जो फिल्में आक्रामक आ रही हैं उनसे थोड़ा सा बच्चों को हटाना पड़ेगा। जो गेम आ रहे हैं बराबर, जिसमें गेम में किसी बिंदु पर वो बार खेलता जब वो सामने वाले को मारता है तो उसके बाद अपने जीवन में भी फिर उसको किसी को मारने में भय नहीं रहता। तो हमें जो आक्रामक गेम आ रहे हैं, हम देखिए हम बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं तो बच्चा, ऐसे रिसर्च आई है कि बच्चा आग्नेय शास्त्र को ज्यादा पसंद करता है। अगर होली पर अगर वो पिचकारी खरीदता है तो ऐसी जिसमें से वो किसी को मार सके, बंदूक जैसी। तो एक स्वभाव हमारा पनप रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये बदला लेने के लिए या एक शान का जो हथियार है। कई बार हम बच्चे लहराते हुए देखते हैं, कई बार बच्चे खाली गोली चलाते हुए देखते हैं। तो कई बार इस प्रकार की आक्रामकता वो लोगों पर चलाने में भी नहीं चूकते, बच्चों पर भी चलाने पे भी नहीं चूकते। तो ये जो आक्रामकता पनप रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें परिवार में हमारे माँ बाप को बच्चों को बैठना पड़ेगा, दोस्त बनाना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। उनकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। विशेष जब बढ़ती उम्र में बच्चा होता है तो मानसिक तनाव कहीं ना कहीं हो जाता है। और हमने ये देखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जैसे बच्चे को माइंड को शेप किया जाएगा वो वैसा ही काम करेगा। कई बार होता है पीयर प्रेशर होता है। एक और मामले का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी, क्योंकि आप चाइल्ड कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं तो आपके सामने ये मामले बहुत आए भी होंगे और अब आप देख भी रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में सर जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी, वो भी उसमें शामिल थे। इसी के साथ कई और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। चाहे अग्निपथ योजना की बात कर ली जाए जिसका विरोध सड़कों पर हो रहा था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे देखे गए, छात्र देखे गए जिनकी उम्र बढ़ रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग जिस तरह से उनको शेप करना चाहते हैं, उनके मन में जो बातें डालते हैं वही बातें वो लेकर आगे चलते हैं। और इन बच्चों को हैंडल करना, इन मामलों को हैंडल करना काफी मुश्किल है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, बढ़ती उम्र में बच्चे हैं, उनको नहीं समझ, लेकिन उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। विशेष जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, हालांकि कोशिश करते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब आज विशेष जी हमें दे रहे हैं। डॉक्टर विशेष हमें ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कैसे हम इन मामलों से निपट सकते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से मामला बताती हूं जहां पर एक्सॉन स्कूल का ये मामला है, और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल शिक्षा का मंदिर जहां पर आदर्श अनुशासन सीखना होता है बच्चों को, वहां पर क्या हालात हैं। विशेष जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विशेष जी, मेरा सवाल था आपसे इससे पहले कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं, हालांकि इन मामलों को बहुत संवेदनशीलता के साथ हमें हैंडल करना होता है। इन बच्चों पर कड़ी कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं,
तो आखिर कैसे इन पर कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है, कैसे समझाया जाता है? क्योंकि आप एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, तो आप ज्यादा इस बारे में बता सकते हैं। देखिए, जेजे एक्ट में स्पष्ट प्रावधान था। जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, जो विभत्स कांड हुआ था, उससे पहले बच्चों को हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चे ने कितना भी जघन्य कार्य किया है उसको हमें सुधारने का प्रयास करना है जी। लेकिन 2015 के बाद जो किशोर न्याय अधिनियम बना है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि बच्चों ने अगर जघन्य कार्य किया है तो उसके साथ कानून भी वैसी पेश आएगा जैसे प्रौढ़ों के साथ होता है जी। और अभी भी भले ही वो जेजे बोर्ड के अंतर्गत बच्चे प्रस्तुत होते हैं, लेकिन ऐसे कांड में बच्चे ने अगर किसी को गोली मारकर घायल किया है, यदि मार दिया है किसी ने या उसने दुष्कर्म किया है, तो उसके साथ हम उसी तरीके से पेश आते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ तक आने में बच्चे का मस्तिष्क इतना कोमल होता है कि बच्चे को जिस तरीके से आप ढालने की कोशिश करेंगे वैसा ढाल दीजिए। बिल्कुल। पहले क्या होता था, बच्चा मान लिया अगर सच को पढ़ रहा है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है ना, सबके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी है। गांधी जी का पूरा दर्शन पड़ा है हिंसा पर कि किसी ने अगर एक गाल पर थप्पड़ मारा है तो दूसरा आप आगे कर दो। ये मूल्य कहाँ चले गए आखिर? ये मूल्य धीरे धीरे हिंसात्मक मूल्य में बदल रहे हैं क्योंकि स्कूल भी इसको कर्म नहीं कर पा रहा, मतलब इसको कम नहीं कर पा रहा। और परिवार में भी बच्चा लड़ते हुए देखता है, झगड़ते हुए देखता है, परिवारों में मारते पीटते देखता है, मोहल्ले में पीटते देखता है, स्कूल में अपनी दादागिरी चलाने के लिए वो अपने साथियों को देखता है। तो चारों तरफ उसे दमंगई का माहौल जब दिखाई देता है तो उसे लगता है कि शायद लक्ष्य प्राप्त करने का यही हमारा एक साधन है कि हम अपने चाहे मारने पीटने के माध्यम से, डंडे के माध्यम से, घूसा मारने के दृष्टिकोण से या किसी की जान लेने के दृष्टिकोण से, इससे समाज में रुतबा बढ़ता है। तो ये रुतबे वाला जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। कई बार आप देखा नहीं, सरकार ने रोक लगाई है कि बंदूक में अगर हर्ष फायरिंग आप करते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा। तो ये बच्चे इन बातों को देखते हैं सबको, क्योंकि उसके प्रति दंड नहीं है, समाज में कोई तिरस्कार नहीं है, समाज में कोई बहिष्कार नहीं है। हम उसको खराब, जो दमंग होता है उसको खराब कहने की हिम्मत नहीं करते आज की तारीख में। पहले पूरा समाज उसको गांव निकाला दे देता था, मोहल्ला निकाला दे देता था। आज ये बच्चे देख रहे हैं सारी बातें, और देखने के बाद बच्चों में ये चीजें घर कर रही हैं कि समाज में अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो आप हिंसा का सहारा अगर लेंगे तो लक्ष्य आपको जल्दी प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। ये हमें बताने का प्रयास करना पड़ेगा। एक सामाजिकरण के माध्यम से बच्चे को लेके बैठना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी, उसको गुस्सा क्यों आता है इसके कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जो हेरिडिटी हमें मिलती है उससे तो माँ बाप से हमें व्यक्तित्व मिला, लेकिन सिखाने का काम तो हम खुद करते हैं, हमारे स्कूल करते हैं। तो दोनों संस्थाएं बहुत हमारी कमजोर हो रही हैं। इसको कहीं ना कहीं इस बात पर हमें एकमत होना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अपने परिवार में बच्चों का पालन पोषण करें। जो आग्नेय शस्त्र हैं उनको इनसे दूर रखें। ऐसे जो तमाम सीरियल्स हैं जिसमें हिंसा दिखाई जाती है, ऐसे सीरियल से हम दूर रखें। और तमाम जो ऐसे बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, हम उस पर निगाह रखें ताकि बच्चे के दिमाग में इस प्रकार की हिंसक बातें ना आए। हिंसक बातें अगर आती हैं तो उसका प्रभाव समाज में होता है और उसी प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति होती है और उसका सारा खमियाजा बच्चे को भुगतना पड़ता है। बच्चा भुगतता है अगर तो समाज और राष्ट्र भुगतता है। विशेष जी, इस मामले को लेकर फिलहाल जो अभिभावक है उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी या ऐसी कोई संस्थान जो इस मामले को लेकर एक्शन ले सकती है? क्योंकि प्रिंसिपल पर आरोप लगे हैं, स्कूल के माहौल को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, इसकी जांच कराने के लिए कमीशन को अधिकार है। जो उत्तर प्रदेश का राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं की कंप्लेंट आती है या अखबार में छपती है या टेलीविजन पर आती है, उसका संज्ञान लेकर उसकी पूरी जांच कराना और उसकी कार्रवाई के लिए सीधे विभाग को लिखना और सीधे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना, ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर इस प्रकार के बच्चे वो इसी स्कूल से नहीं है, दूसरे स्कूलों में भी इन बच्चों के साथी पढ़ते हैं, दोस्त पढ़ते हैं, तो ये बातें वहां तक भी जाएंगी। दूसरे स्कूल के, आपने देखा होगा कई बार दूसरे स्कूल के बच्चे भी उस स्कूल में इकट्ठे होते हैं अगर माहौल वहाँ का ठीक नहीं होता तो। फिर वो इस तरीके से गलत आदतें करते हैं, फिर वो दमंगई करते हैं, फिर किसी ने कुछ कहा तो सारे मिलकर उसे मारते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस पर बहुत तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति में इस शिक्षा के व्यवहारिक स्वरूप को इस्तेमाल करने की बात है, क्योंकि कारण यह है कि बच्चे का दिमाग पक गया है बिल्कुल पढ़ते पढ़ते न उसको खेल के लिए समय हम दे रहे हैं। कोरोना के बाद निकलने के बाद उसका होमवर्क बराबर, बच्चे को खेलने के लिए समय नहीं दे रहे। वहाँ जो परिवार है वो ये उम्मीद करता है कि सारे काम स्कूल में होंगे, स्कूल में जो 7 दोस्त हैं वो भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति के हैं। तो चारों तरफ का माहौल इस प्रकार से आक्रामक दिखाई देता है जिसमें बच्चा पजिल्ड है
बच्चा तनाव में है कि उसको कौन सा रास्ता, ऐसा नहीं कि बच्चा सीखना नहीं चाहता, लेकिन सिखाने वाली एजेंसी कमजोर है, परिवार भी कमजोर हो गया है। बिल्कुल, दिशा और दशा दोनों सुधारने के लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार है और उनको भी सोचना होगा। विशेष जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे, कुछ और सवालों के जवाब भी सर आपसे हम लेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी शुभम जुड़ गए मेरे साथ, और शुभम से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और वाकई जो प्रिंसिपल पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी गहराई और सच्चाई है। शुभम, आपने देखा कि क्या कुछ सामने आया है और तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई है, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्या मामला है और प्रिंसिपल की क्या सफाई इस मामले को लेकर आई है? जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ईगल स्कूल एक है, वहाँ पर पूरी तरीके से कह सकते हैं, विजुअल आप देख सकते हैं, विजुअल में जो छात्र हैं वो किस तरीके से वहाँ पर आपस में जो गाली गलौज कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट भी कर रहे हैं और धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। उसके बाद लगातार जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद जो अभिभावक हैं वहाँ का जो बर्ताव देख करके, जो फुटेज देख करके, उसके बाद जो अभिभावक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लखनऊ डीएम को जो है इसका जो ज्ञापन है वो दिया है और शिकायत भी की। ये कोई एक इस बार का मामला नहीं है। अगर हम ईगल स्कूल मांटेसरी इंटर कॉलेज की बात करते हैं तो इससे पहले भी वहां पर जो छुट्टी होती है तो उससे पहले जो है कुछ गुट जो है वहां पर खड़े रहते हैं, उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल, अक्सर जो है इस तरीके की शिकायत वहां पर पहुंचती है। उसके बावजूद किसी भी तरह का जो स्कूल प्रशासन है अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, ना ही अभी तक किसी भी तरह की अपडेट हुई है कि आखिरकार जो बच्चे हैं उनमें इस तरीके की जो एक कृत्य कर रहे हैं कॉलेज के अंदर और स्कूल के अंदर, संस्था के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉलेज प्रशासन है वो बच्चों को कैसी क्या शिक्षा दे रहा है, आखिरकार क्या इस तरीके से शिक्षा दी जाएगी तो हमारे जो भविष्य है, हमारे देश का जो भविष्य है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कैसे जो है जो ये आने वाला भविष्य जो है इस तरीके से कॉलेज में अगर चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात, शुभम, क्या प्रिंसिपल से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की है या फिर जो अभिभावक हैं डीएम से उन्होंने बात की है, डीएम का कोई इस मामले को लेकर रिप्लाई आया हो, उन्होंने आश्वासन दिया हो? पहली बात, प्रिंसिपल का इस मामले को लेकर क्या कहना है, क्या सवालों से बच रही हैं या जवाब दे रही हैं कि क्या कुछ चल रहा है कॉलेज के अंदर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ईगल स्कूल के प्रिंसिपल से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले पे चुप्पी साधी और लगातार इस मामले को उन्होंने एक एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके कॉलेज का मामला है। लेकिन अगर आप तस्वीरों को देखते हैं और वहाँ की पूरी हाव भाव देखते हैं और स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनकी ड्रेसअप देखते हैं, सारी जो चीजें हैं वो साफ साफ दर्शाती हैं कि ये ईगल स्कूल है और वहीं के छात्र हैं। और लगातार जब कॉलेज प्रशासन इस तरीके से साफ मना करने लगे और उसके बाद जो अभिभावक हैं वहाँ पर ज्ञापन देते हैं डीएम को, उसके बाद अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि एक जो अभिभावक है उनमें से लंबी कतार है, लगभग 15 से 16 अभिभावक है जो एक साथ जो है डीएम को ज्ञापन दिए हैं। सरकार का है, ये देखा जाएगा कि हो सकता है किस तरह की कार्रवाई की जाती है, या फिर इससे पहले जिस तरीके से लगातार जो अफवाहें उड़ती थी, कई बार चर्चा में ये कॉलेज रह चुका है, लगातार स्कूल जो है चर्चा में रहता है। और अब इस बार भी ऐसा ना हो कि जिस तरीके से तस्वीरें देखने के बाद भी लोग जो है चुप्पी साधें और खाना पूर्ति करके जो है इस स्कूल को क्लीन चिट मिल जाए। बिल्कुल ठीक है शुभम, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर विशेष भी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर विशेष, आपने सुना जो हमारे सहयोगी ने कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले से जो प्रशासन, कॉलेज प्रशासन भी है, वो बचने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरें सामने आ गई हैं, उन्हीं के कॉलेज के बच्चे हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आखिर गलती कहां हुई और सुधार कहां हो सकता है। जब कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बच्चे और बिगड़ेंगे, माहौल और खराब होगा और उसके बाद खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की बात कही जाएगी। सबसे बड़ा असर सर जो पड़ेगा वो बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा, अभिभावकों पर पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें कई तरीके से काम करना पड़ेगा। एक तो इसके लिए रहे उसको ठीक कंटेंट मिले, उस बच्चे को अच्छा वातावरण मिले, बच्चे को क्लास प्रॉपर मिले खेलने के लिए, और पुस्तकालय वहाँ का ठीक हो, पढ़ने के लिए माहौल ठीक मिले और खेलने के लिए अच्छे मिले। तो एक तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे DIOS बैठे हैं, हमारा पूरा प्रशासन बैठा है, हमारी वहाँ
माध्यमिक मंत्री हमारी बैठी है गुलाब देवी जी, जो यहाँ मेरे क्षेत्र में रहती हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये मामला वहां तक पहुंचे, इसकी पूरी जानकारी हो, और स्कूल के ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हैं उन बच्चों को अलग किया जाए बिल्कुल जी। और उन बच्चों को अतिरिक्त काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे धूम्रपान भी कर रहे हैं, बच्चे मारपीट भी कर रहे हैं। माँ बाप को विद्यालय में बैठाने के बाद में देखना